हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा ये है हमारा परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इसको ब्लॉक कर देते हैं। यह है हमारा परिसंचरण तंत्र। इस तंत्र को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट क्या हो गया हमारा, पहला पार्ट हो गया हमारा रक्त की अनुवांशिकी। ठीक है, देखेंगे कि ये रक्त की अनुवांशिकी क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे रक्त की अनुवांशिकी। सबसे पहले हम देखेंगे कि रक्त की अनुवांशिकी क्या होती है, फिर हम देखेंगे रक्त की कार्य की, यानी कि फिजियोलॉजी देखेंगे हम ब्लड की, रक्त के कार्य की। उसके बाद हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र में हृदय, यानी कि हार्ट। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे। आज हम देखेंगे रक्त की अनुवांशिकी, यानी कि ब्लड ग्रुप, या फिर यहां पर ऐसा लिख देंगे हम, या रक्त समूह। ये जो रक्त समूह होता है हमारा, ब्लड ग्रुप होता है, ये सब हमारे जीन के ऊपर निर्भर करता है, हमारी अनुवांशिकी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ब्लड क्या होता है, ब्लड की अनुवांशिकी क्या होती है। ठीक है, और ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम इसकी शुरुआत करते हैं कि ब्लड क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड क्या होता है। यहां पे लिख लेंगे ब्लड यानी कि रक्त। तो रक्त क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि ब्लड एक, रक्त जो होता है, रक्त एक संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। ये संयोजी ऊतक है जो क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। ये किस लिए जोड़ता है, क्योंकि इसमें फिब्रिनोजेन पाया जाता है। हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, फिब्रिनोजेन पाया जाता है, इसलिए ये संयोजन का कार्य करता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे रक्त में क्या होता है, फिब्रिनोजेन पाया जाता है। इस फिब्रिनोजेन की वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है, फिब्रिनोजेन मिलता है। ठीक है, ये जूम इन हो गई है थोड़ी। ठीक है, तो ये जो ब्लड है ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। किसकी वजह से, फिब्रिनोजेन मिलता है इसमें हमारे ब्लड में। इस फिब्रिनोजेन की वजह से ये कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ठीक है, आया समझ में। अब हम देख लेते हैं इसकी अनुवांशिकी कि हमारे ब्लड में क्या मिलता है, जीन मिलते हैं। हमारा रक्त समूह कैसा होगा, मुख्य रूप से उसके कारण क्या जिम्मेदार होते हैं, 3 जीन जिम्मेदार होते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि रक्त समूह क्या होता है। देखते हैं रक्त समूह क्या होता है। तो इस रक्त समूह के ऊपर हमारे 3 जीन मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 जीन जिम्मेदार। किस व्यक्ति का रक्त समूह कैसा होगा, उस पर क्या निर्भर करेगा, रक्त समूह कैसा होगा, उस पर मुख्य रूप से 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। कौन से, मुख्य रूप से 3 जीन जिम्मेदार होते हैं, 3 जीन जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये जीन क्या है, सभी ने देखा होगा कि कोशिका होती है हमारी, ये रही हमारी कोशिका, जीन समझते हैं, ये रही कोशिका।
ये रहा हमारी कोशिका का केंद्रक। केंद्रक में मिलने वाली कुछ धागे मिलते हैं, ऐसे इस प्रकार के कुछ धागे मिलते हैं हमारे केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक में। इन्हीं धागों को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है गुणसूत्र। गुणसूत्र क्यों? गुण यानी कि कैरेक्टर, सूत्र यानी कि धागा, यानी कि लक्षणों वाले धागे मिलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। जब एक गुणसूत्र को खोला गया तो क्या निकलते हैं? एक धागे नुमा संरचना निकलती है और द्विकुंडलित, ये रही, इसी गुणसूत्र को खोला गया तो एक धागे नुमा द्विकुंडलित संरचना मिलती है हमें, जिसका हमने नाम दिया है डीएनए। इसका नाम क्या दिया है हमने? डीएनए। ये रही, इसका नाम दिया है हमने डीएनए। इधर लिख लेते हैं, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसका नाम दिया है हमने डीएनए। अब जब ये डीएनए का एक छोटा सा पीस हमने यहां से ले लिया, एक छोटा सा टुकड़ा हमने यहां से ले लिया, ये वाला, ये क्या कहलाता है? हमारा जीन। इसी जीन पर निर्भर करती है क्या कि हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा, इस जीन पर निर्भर करेगा। हमारी आवाज कैसी होगी, इस जीन पर निर्भर करेगा। हमारा व्यवहार कैसा होगा, ये भी हमारे जीन पर निर्भर करता है। बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट पर भी निर्भर करता है कि हमारा व्यवहार कैसा होता है, लेकिन मेन रूप से हमारा व्यवहार कैसा होगा ये हमारे जीन पर निर्भर करेगा। इसके बाद हमारी हाइट कितनी होगी, हमारी लंबाई कितनी होगी, ये भी हमारे जीन पर निर्भर करेगा। हमारी आवाज कैसी होगी, हमारी त्वचा का रंग कैसा होगा, हमारी आंखों का शेप कैसा होगा, हमारे बालों की लंबाई कितनी होगी, हमारे बालों का शेप कैसा होगा, ये जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? वो हमारे जीन पर निर्भर करते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। यदि कोई भी पूछे कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसे क्यों हूं, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए कि हम हमारे जीन के कारण ऐसे हैं। ठीक है, आया समझ में? अब देखते हैं कि रक्त समूह के लिए तो 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। जीन क्या होते हैं वो भी हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये जो जीन होते हैं ये क्या होते हैं? ये लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जीन जो होते हैं ये लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। और हमें ये जीन मिलते कहां से है? हमारे माता पिता से। मनुष्य में लगभग कितने जीन पाए गए हैं? वैज्ञानिकों के खोज के अनुसार मनुष्य में लगभग 20,500 जीन पाए गए हैं। देखते हैं, इसको एक साइड बॉक्स में बंद कर लेते हैं, फिर और देखते हैं। इतना ही हुआ कवर। ये तो हो गया हमारा परिसंचरण तंत्र, रक्त की अनुवांशिकी, ये सब देख लिया। अब देखते हैं, रक्त समूह भी उधर चला गया, आधा तो गायब भी हो गया। ये क्या हो गया? चलो छोड़ो, फिर से देखते हैं। ये पहला हो गया हमारा कि हमारे जो जीन होते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? लक्षणों पर निर्भर करते हैं। इसको हो क्या रहा है आज? ठीक है, हो गया कवर। ठीक है, कि जीन क्या होते हैं? तो लक्षणों पर जिम्मेदार होते हैं। हमें जीन मिलते कहां से है ये देखते हैं हम। तो हमें हमारे जो जीन होते हैं वो हमारे माता पिता से मिलते हैं। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार लगभग एक मनुष्य में 20,500 जीन मिलते हैं। ठीक है, 20,500 जीन मिलते हैं, और ये अगली पीढ़ी में जब जीन जाते हैं तो आधे हो जाते हैं। ठीक है, यही जीन
माता में भी इतने ही है, पिता में भी इतने ही है, ठीक है। अब जब माता के जीन अगली पीढ़ी में जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक याद रखने का आंकड़ा हम लिख लेंगे कि मान लो 20,000 जीन हमें मिलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 20,000 जीन। अब ये 20,000 जीन माता पिता कुल दोनों के नहीं है, माता के अलग जीन होते हैं, पिता के अलग जीन होते हैं। जैसे कि मेरे पूरे शरीर में यदि जीन गिने जाएंगे तो मेरे पूरे शरीर में 20,000 जीन मिल जाएंगे। जब मैं अपनी अगली पीढ़ी बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगी, जब मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी, तो क्या होगा, 10,000 जीन मेरे संतान में चले जाएंगे और 10,000 जीन मेरे पति के चले जाएंगे और अगली होने वाली पीढ़ी में, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे जो माता पिता के जो जीन होते हैं वो आधे आधे हमें मिलते हैं, तब जाके फिर से 20,000 जीन हो जाते हैं। अब फिर ये सवाल उठता है कि ये जीन जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो आधे हो जाते हैं, तो फिर माता पिता के शरीर में तो आधे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये ही जीन, जितने भी जीन हमारे शरीर में आए हैं हमारे माता पिता के, उनके शरीर में आधे जीन जो बचे हैं वो दोबारा कॉपी कर लेते हैं और पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगली पीढ़ी में जब ये जीन जाते हैं तो ये आधे हो जाते हैं। जीन क्या होते हैं, जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमें अगली पीढ़ी में मिलते हैं, यानी कि पिछली पीढ़ी से हमें मिलते हैं, हम यदि अगली पीढ़ी में बनाएंगे तो हमारे बच्चों में हमारे जीन चले जाएंगे। तो ये जब अगली पीढ़ी में जाते हैं तो ये जीन क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं, ये जीन क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। और फिर से जब एक नई संतान बनती है तो उसमें कितने जीन हो जाते हैं, पूरे के पूरे कवर हो जाते हैं। तो ये है हमारे जीन की कहानी। अब जितने भी लक्षण होते हैं ये क्या करते हैं, ये लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जितने भी लक्षण होते हैं ये सब किसके कारण होते हैं, जीन के कारण, लक्षणों के लिए जिम्मेदार। अब देखते हैं हमारा रक्त समूह के लिए मुख्य रूप से 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो 3 जीन जिम्मेदार। पहला हो गया IA जीन, पहला हो गया IA जीन, दूसरा हो गया IB जीन और तीसरा हो गया स्मॉल आई जीन। अब जिस ब्लड ग्रुप में IA जीन मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, A होगा। जिस ब्लड ग्रुप में IB जीन मिलेगा उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा, B। जिसमें कोई जीन नहीं मिलेगा यानी कि स्मॉल आई प्रकार के जीन मिलेंगे तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, O होगा, यानी कि 0 ब्लड ग्रुप। ये है हमारे ब्लड ग्रुप की कहानी कि मुख्य रूप से 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। अब देखते हैं कि माता पिता के ब्लड ग्रुप से संतान का ब्लड ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा है कि परिसंचरण तंत्र को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। रक्त क्या है, रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। उसके बाद फिर रक्त समूह के लिए 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। जीन क्या होते हैं ये भी हमने देखा है कि जीन DNA का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। मुख्य रूप से वैज्ञानिक खोज के अनुसार हमारे पूरे शरीर में 20,500 जीन पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जब जीन अगली पीढ़ी में जाते हैं तो आधे हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे ही अगली पीढ़ी में जाएंगे ये जीन तो आधे हो जाएंगे। अब देखते हैं फिर रक्त समूह के लिए मुख्य रूप से 3 जीन जिम्मेदार होते हैं। जिस ब्लड में, जिस शरीर में ये वाले जीन यदि मिल जाएंगे, IA अगर जीन मिलेगा तो उनका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, A रहेगा। जिसकी बॉडी में IB प्रकार का जीन मिलेगा तो उनका ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, B रहेगा। और जिस बॉडी में i प्रकार के जीन मिलेंगे उनका ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, O रहेगा। अब देखते हैं कि माता पिता से उनके संतान में ब्लड कैसे आता है। ठीक है, माता पिता से उनके संतान में रक्त कैसे आता है, तो एक देख लेते हैं कि कैसे बनता है। यदि माता का ब्लड ग्रुप, यदि माता का रक्त समूह कैसा हो, माता का रक्त समूह A हो, ठीक है। पिता का रक्त समूह, पिता का रक्त समूह B हो, तो उनकी जो संतान होगी उनका रक्त समूह क्या होगा, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा, रक्त समूह क्या है, ठीक है।
अब यहाँ पे एक ट्री बनाएंगे, फैमिली ट्री। ये है माता और ये है पिता। माता का ब्लड ग्रुप पता है हमें, ए है, तो जीन क्या होंगे, आई है, स्मॉल आई जीन होंगे। पिता का ब्लड ग्रुप पता है हमें, माता का ब्लड ग्रुप पता है ए, तो जीन क्या होंगे, आई ए स्मॉल आई। पिता का ब्लड ग्रुप पता है बी है, तो आई बी स्मॉल आई प्रकार के जीन हो गए। अब फैमिली ट्री बनाएंगे इनसे कि कौन कौन से, इनमें मुख्य रूप से 4 संतान बनाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी संतान में कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं पहली संतान के बारे में। अब पहली संतान जो आई ए जीन होगा, ये आई बी जीन से मिलेगा। तो देखते हैं संतान का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, ये रहा आई ए आई बी। दोनों जीन मिल रहे हैं आई ए आई बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, ए बी ब्लड ग्रुप हुआ पहली संतान का। फिर से ये वाला जीन किससे मिलेगा, स्मॉल आई से मिलेगा। तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा संतान का, आई ए स्मॉल आई ब्लड ग्रुप रहेगा। ये जीन मिलेंगे, इनसे जीन, इस जीन से ब्लड ग्रुप बनेगा ए बनेगा, ठीक है। अब फिर से ये स्मॉल आई इस बी से कनेक्ट रहेगा, इस जीन से मिलेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या रहेगा तीसरी संतान का, आई बी आई, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप रहेगा बी। फिर से यही वाला जीन किससे मिलेगा, इस स्मॉल आई से मिलेगा, तो ब्लड ग्रुप इनमें जीन मिलेंगे आई आई, यानी कि स्मॉल आई इसमें जीन मिलेंगे और इसका ब्लड ग्रुप रहेगा ओ। तब यहां देख लेते हैं कि जो पहली संतान होगी उसका रक्त समूह क्या होगा, ए बी होगा। मुख्य रूप से इनमें 4 संतानें बनती है, भले ये 4 संतानों को जन्म ना दे, लेकिन हमें तो 4 संतान इनकी बनानी है। तो पहला इनका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, इनका ब्लड ग्रुप रहेगा ए बी रहेगा पहली संतान का। दूसरी संतान का रहेगा ब्लड ग्रुप हमारा बी रहेगा, सॉरी ए रहेगा। दूसरी संतान का ब्लड ग्रुप ए रहेगा। तीसरी संतान जो जन्म लेगी उनका ब्लड ग्रुप रहेगा बी, और चौथी संतान का जब जन्म होगा उनका ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा, ओ रहेगा। यदि माता का ब्लड ग्रुप बी हो, पिता का ए हो, फिर भी यही सिनेरियो रहेगा, यहां पर तो ए बी ही आएगा। फिर जो दूसरी संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप बनेगा बी, तीसरी संतान का बन जाएगा ए, चौथी संतान का बन जाएगा ओ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप निकालते हैं फैमिली ट्री बनाकर। तो ये अनुवांशिकी होती है, हमारा ब्लड ग्रुप कैसा रहेगा वो हमारी जेनेटिक पर निर्भर करेगा। एक और देख लेते हैं कि एक दंपत्ति की 3 संतान है। एक और सवाल देख लेते हैं इसी में कि एक दंपत्ति की 3 संतान है। तीन संतान है, ठीक है, तथा उनका जो ब्लड ग्रुप रहेगा, उन दंपत्ति का जो ब्लड ग्रुप है, उनका रक्त समूह है उन दंपत्ति का रक्त समूह है, यानी कि उसमें भी माता का रक्त समूह ए बी है, ठीक है, और पिता का जो रक्त समूह है, माता का रक्त समूह हमें पता चल गया ए बी। फिर देखते हैं कि पिता का रक्त समूह होगा हमारा ओ पॉजिटिव। तो जो गोद ली हुई संतान का रक्त समूह देखेंगे कि वो कौन सा होगा, गोद ली गई संतान का रक्त समूह देखेंगे, संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो पहले निकालेंगे कि गोद ली गई संतान का रक्त समूह क्या होगा। रक्त समूह क्या है, फिर से फैमिली ट्री बनाएंगे कि माता का ब्लड ग्रुप क्या है,
एक फैमिली ट्री बनाएंगे फिर से। यहां पर कि ये माता का ब्लड ग्रुप हो गया, ये माता हो गई, ये पिता हो गए। इनमें जिन मिलेंगे, माता में कौन से जिन है, IA IB प्रकार के जिन है। पिता में कौन से जिन है, II प्रकार के जिन है। अब देखते हैं इनसे संतान कौन कौन सी बनेगी। ये रही, पहले का ब्लड ग्रुप हो गया, जिन देख लेते हैं पहले IA स्मॉल आई। दूसरे के जिन देख लेते हैं IA स्मॉल आई। फिर देखते हैं IB स्मॉल आई। फिर से वही सिनेरियो रहेगा, IB स्मॉल आई। अब यहां पर पूछा है कि गोद ली गई संतान का ब्लड ग्रुप क्या रहेगा, तो मुख्य रूप से इनमें 4 संतानें होंगी। तो पहले जो 2 संतानें होंगी उनका तो ब्लड ग्रुप रहेगा A रहेगा, और दूसरी जो संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप रहेगा B। ठीक है, ये यदि माता का ब्लड ग्रुप AB हो, पिता का O हो ब्लड ग्रुप, तो उनकी जो संतानें होंगी उनका जो ब्लड ग्रुप रहेगा वो A रहेगा या तो B रहेगा। अब बात है कि गोद ली गई संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो यहां पर या तो AB होगा, या तो AB होगा या फिर O होगा, दोनों में से, क्योंकि यहां पर दिया नहीं है कि गोद ली गई संतान का ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, तो हमें निकालना है या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से सवाल होते हैं हमारे ब्लड की जेनेटिक में, ब्लड की आनुवंशिकी में। कल हम देखेंगे रक्त की कार्य की। ठीक है, तो क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।